हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है तो वहाँ पर एक क्वांटिटी होती है जिसे बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया जो होती है वो मास के इक्वल होती है। अगर आपके पास में एक बॉडी है और उसका मास है m, तो मास उसका जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो मास जो है वो उसकी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चेंज का अपोज करती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगी, बिकॉज इसके पास में कुछ ना कुछ इनर्शिया है। एक प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं इनर्शिया, और वो इनर्शिया मास के इक्विवेलेंट होती है। मास जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इनर्शिया, यानी कि ये अपने आप अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर सकती। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। तो जिस तरीके से यहाँ इनर्शिया होता है रेक्टिलिनियर मोशन में, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में एक क्वांटिटी होती है जिसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया के इक्विवेलेंट क्वांटिटी होती है रोटेशनल मोशन में। तो इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट इज़ अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है, जैसे कि एक लट्टू है या कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन में है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा जो है वो डब्ल्यू की तरह बनता है और ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये जो है यूनिफॉर्मली घूम रही है। इसके ऊपर कोई हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे हैं। टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया होता है F, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख लेते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R हो जाती, तो टॉर्क जो होता है टो इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा फॉर्मूला जो टॉर्क का होता है, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। तो अगर हमने एक बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगाया, यानी कि कोई फोर्स लगा के उसमें उसे घुमाने की कोशिश नहीं की है, उसकी रोटेशनल मोशन में चेंज करने की कोशिश नहीं की है, तो या तो ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगी या फिर ये बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेट करती रहेगी, उसी स्पीड में रोटेट करती रहेगी। इसकी रोटेशन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही वो प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ, जैसे यहाँ पे इनर्शिया होता है वैसे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया की वजह से या तो बॉडी रेस्ट में आती है या फिर स्ट्रेट लाइन में मोशन करती रहती है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से बॉडी या तो रेस्ट में रहती है या फिर यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन करती रहती है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन मास, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कितना ज़्यादा दूर है। अगर ज़्यादा दूरी पर है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, पास में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, उसे हम आई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर। जहां एम आर स्क्वायर का मतलब क्या है? ये पूरी बॉडी कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। मान लिया ये पार्टिकल है, इसका मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, किसी का मास m3 है, और लास्ट वाले पार्टिकल का मास mn है, और इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ पे r2 है, किसी की r3 है, और लास्ट वाले की rn है। देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि आपको पता है कोई भी बॉडी एटम से मॉलिक्यूल से बनती है, तो ये पूरी बॉडी अलग अलग मासेस के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है जो ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो सभी मासेस और उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका स्क्वायर की अगर हम मल्टीप्लाई कर लें और उसका सम कर लें तो ये आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर
और इसी तरह से जितने भी पार्टिकल्स हैं सबको हम मास और रेडियस के स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा mn/r/n स्क्वायर। तो शॉर्ट में इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्मा mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट किलोग्राम एंड रेडियस की यूनिट या डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। आप ये देखो कि ये जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा और ये बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में चेंज का उतना ही ज़्यादा अपोज करेगी। अगर हम अचानक से इस बॉडी को चलाना चाहते हैं, मान लीजिए रेस्ट में थी और हम इसे चलाना चाहते हैं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने पर ये ज़्यादा अपोज करेगी चलाने का। और अगर ये यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है तो रोटेटिंग बॉडी जो है अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अपोज करेगी अपनी रोटेशनल मोशन में चेंज का। तो इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे कि आपका कुम्हार का जो चाक होता है जिसपे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसमें जो सारा मास होता है, ज़्यादातर मास वो दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यहाँ पर रिम पर ज़्यादा मास होता है। मास ज़्यादा होने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक बार ये घूम जाए, इसका जो चाक है वो घूम जाए, घुमा दे अगर हम तो ये बहुत देर तक घूमते रहता है। साथ ही साथ इसका मास भी ज़्यादा होता है, m की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वजह से भी ज़्यादा होता है, बहुत भारी होता है ये कुम्हार का जो चाक होता है। साथ ही साथ हम देखें कि जो साइकिल का पहिया है या किसी बाइक का या किसी व्हीकल का पहिया है, उसका सारा मास ज़्यादातर कहाँ होता है, उसके रिम पर होता है। तो मास जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर जो है वो ज़्यादा है, मास तो ज़्यादा है ही है, साथ ही साथ डिस्टेंस भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से साइकिल का पहिया या किसी भी व्हीकल का पहिया एक बार घूम जाए तो आसानी से रुकता नहीं है। एक बार घूम जाए तो घुमाने के लिए भी आपको ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। और अगर एक बार ये घूम जाए तो ये उसी हिसाब से उसी मोशन में ये घूमता रहता है, उसी स्पीड में घूमता रहता है, जल्दी से रुकता नहीं है। तो इसका यूज़ कुट्टी मशीन में, जो चारा काटने की मशीन होती है उसमें भी किया जाता है। यहाँ पर जो है लोहे के जो रिम होती है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर रखी जाती है। इसका यूज़ चक्की वगैरह में भी किया जाता है। तो चक्की में भी जो है सारा ज़्यादातर वज़न जो होता है वो जो पट्टे उसे घुमाते हैं चक्की को, आटा चक्की, उसमें सारा वज़न बाहर की तरफ होता है, रिम पर ज़्यादा होता है, ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = सिग्मा mr स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये तो हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एप्लीकेशन। या फ्लाई व्हील में भी इसका यूज़ होता है। एक फ्लाई व्हील होता है, व्हीकल्स के नीचे जो है एक पहिया लगा हुआ होता है, उसके एक्सिल के दोनों पहियों को जोड़ते हुए जो एक्सिल होता है, एक्सिल में एक लोहे का पहिया लगा हुआ होता है छोटा, जिसका काम होता है कि उस व्हीकल की स्पीड को मेंटेन रखना। तो इसे फ्लाई व्हील बोलते हैं। तो इसमें भी मास भी ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है और आसानी से ये रुकता नहीं है। अगर व्हीकल क्या जो है एक बार हमने चला दिया तो उसका मोशन जो है वो मेंटेन्ड रहता है, वो जल्दी से रुकता नहीं है, छोटे मोटे झटकों से या थोड़े बहुत फोर्स से जल्दी से रुकता नहीं है। तो ये फ्लाई व्हील जो होता है ये खिलौना गाड़ियों में भी लगा होता है और असली के जो व्हीकल्स होते हैं ट्रक वगैरह उनमें भी नीचे लगा हुआ होता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं इसके दूसरी चीज़ रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है कि आपने ये देखा कि पूरी बॉडी को अलग अलग मासेस से मिलकर बना हुआ मान रहे हैं। अगर हम पूरी बॉडी को एक ही मास से मान लें, यानी कि सिग्मा m की जो टोटल वैल्यू है वो हम मान लें कैपिटल M है, पूरी बॉडी का मास यानी कि m1 + m2 + m3 इन सब का जो सम है वो कितना मान रहे हैं, mn तक कैपिटल M मान रहे हैं। और उस कैपिटल M को हम एक डिस्टेंस k पे डिस्ट्रीब्यूटेड मान लें। इसी फिगर को मैं दोबारा से बना रहा हूँ। तो लेट जो है यही आपके पास में रोटेटिंग बॉडी थी और सारा का सारा जो इसका मास था वो हमने मान लिया कैपिटल M है। और ये कितनी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे है, k डिस्टेंस पे है। और ये k डिस्टेंस ऐसी है कि अगर हम इस मास की इस डिस्टेंस k के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि m की मल्टीप्लाई करते हैं k के स्क्वायर में, m के स्क्वायर, और हमें क्या मिल जाता है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई मिल जाता है, तो तब इस के को क्या बोलते हैं आप, रेडियस ऑफ जायरेशन। यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन एक इमेजिनरी डिस्टेंस है जो हम इमेजिन करते हैं कि अगर पूरी बॉडी का मास अलग अलग पार्टिकल्स में फैला हुआ ना होके बल्कि एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होता और इतनी डिस्टेंस पे कंसंट्रेटेड होता है कि उस डिस्टेंस के स्क्वायर की अगर हम मास में मल्टीप्लाई करते तो हमारे को क्या मिल जाता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता। तो तब इस डिस्टेंस के को क्या बोलते हैं आप, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो के का फॉर्मूला आ जाएगा आई और अपॉन एम, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। देखो आप यहाँ पे आई जो है उसके डिवाइड में एम आ गया और के का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला है। और ये जो है एक इमेजिनरी क्वांटिटी है कि हम इसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वास्तव में यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट होगी, यानी कि मीटर या सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।